अच्छा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो एक अच्छा पेपर होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके ख्याल में। उसके वो किस तरह से जो आंसर है उसका वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीट करेगा, और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एग्जामिनर की। एनीवन, आप सबसे पहले कमेंट्स में इसको डिस्कस करें कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो रिकॉर्डिंग भी सुनेगा, वो भी सबसे पहले ये सोचे कि अगर आपने एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो अगर आप खुद एक एग्जामिनर हैं, तो आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नोट करेंगे और जो आपके पेपर के अंदर होनी चाहिए। कौन इसके बारे में बताएगा? यू कैन राइट इट इन कमेंट्स। रेलिवेंस, इजी टू रीड, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। किसी ने बताया क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है? मस्ट बी टू द पॉइंट, गुड मटेरियल। ये आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं। एनीवन एल्स? लेजिबल राइटिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, फ्लो चार्ट्स। इसके अलावा टू द पॉइंट आंसर, अट्रैक्टिव राइटिंग स्टाइल, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, एनीथिंग एल्स? प्रिसाइज, मिक्सचर ऑफ ऑल, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। तो इसका मतलब है आप लोगों को तो सबको पता है कि एक अच्छा पेपर कैसा होना चाहिए। तो आप क्यों डर रहे होते हैं कि आपको नहीं पता कि पेपर कैसे जो है वो अटेम्प्ट होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम पेपर को किस तरह जो है वो प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके लिए कुछ टू डूज लिखता हूँ कि जो हमने हमारे, यानी जब मैं एक पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो ये मेरे जो है वो माइंड के अंदर चीजें होती हैं। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू शो सम आंसर्स टू यू ऑल, जो आप उसको देखें और उसके बाद जो है हम उस पर फर्दर बात करते हैं। ठीक है, आई हैव मार्क नॉट ऑल ऑफ योर पेपर्स, 50% जो है वो मार्क किए हैं, क्योंकि जब मैं पेपर चेक कर रहा होता हूँ फिर उसके बाद एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद मेरा ब्रेन प्रोसेस करना छोड़ देता है कि भाई अब इसमें क्या चीजें जो है वो चेक करने वाली रह गई हैं। तो इसमें आप स्टूडेंट्स के कुछ मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप वो देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कहाँ से किधर की आई है? अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन शेयर मैं जरा दिखाता हूँ, जरा ओपन लोड हो जाए। ओके, अब आपके सामने एक स्क्रीन शेयर जो है वो मैंने शेयर किया है। अभी मैं कुछ आपके साथ पेपर्स आपको डिस्कस करूंगा, आपने वो देखना है कि इसमें आपको क्या चीजें नजर आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप सब ये पेपर देखें। आपको स्क्रीन विजिबल है? अब इसमें आई एम स्क्रोलिंग इट डाउन फर्दर, जस्ट सी दिस पेपर। ओके, अब इसमें कमेंट्स भी मैंने शो किए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपको जो आपने देखा, अब ये पेपर देख के आपके माइंड में क्या आता है? क्या चीज आपके माइंड में आ रही है ये पेपर देख के? क्या कमेंट्स आते हैं? यही वो चीजें एग्जामिनर के भी माइंड में होंगी। तो सबसे पहली चीज है आपका इंप्रेशन। अगर आप ये पेपर देखें तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, टीडियस वर्क, बच्चे ने जान छुड़वाई हुई है। इसके अलावा एनीथिंग एल्स? तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो आपके माइंड में आएंगे। मेरे माइंड में भी सबसे पहले ये चीज आएगी कि जी कुछ अगर आपने लिखा है तो एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। लाइक आपकी जो राइटिंग है वो अगर जैसी भी है लेकिन एक प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, अब मैं आपको एक और पेपर दिखाता हूँ। ये पेपर आपके सामने है। ठीक है, अब ये पेपर पहले देख के आपके माइंड में क्या आता है? जस्ट सी दिस पेपर एंड जस्ट एनालाइज। अभी रीड नहीं हमने कुछ किया, अभी मैंने पैराग्राफ नहीं रीड किया। जस्ट सी द लुक ऑफ द पेपर, क्योंकि वो आपके पास
रिटर्न में आपने लिखना है ना एग्जामिनर को, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? इसमें अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो आपके माइंड में कुछ चीजें क्लिक करेंगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये वो स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर की मेरी क्वालिफाइड हैं, ठीक है। इनको, इनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल है, इसलिए मैंने इनका पेपर आपके साथ डिस्कस किया। अभी मैं किसी और का दिखाता हूँ। अब ये मेरे लास्ट बैच की थी। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्या आ रहा है? बस एक दफा पेपर्स को देखते रहें, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये वाला पेपर देखें आप। वाई आई हैव शेयर दिस पेपर, मे बी सम रीजन, डोंट नो व्हाई। अब इसका पेपर देख लें आप यहाँ से। अब हैंड राइटिंग डिफरेंट हो रही है, लेकिन आपने सबसे पहले फोकस करना है कि पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ जान है पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाएं। ये मैंने क्लास डिस्कशन के लिए छोड़ा हुआ था, अब मैं बताता हूँ। अब ये पेपर देख लें आप। ओके। अब आप ये वाला देख लें। ये वाला पेपर देखें, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अब इस पेपर में आपको क्या नजर आ रहा है? नो हेडिंग, नथिंग, ओनली पैराग्राफ्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पेपर देख लें। अब इनमें इन्होंने बहुत ज्यादा लेंथी लिख दिया है, बट यू सी द हैंड राइटिंग इज डिफरेंट। So I am not focusing on handwriting. I am focusing on the delivery of what you have written. कि it should be readable. It should be presentable to the examiner. ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, टीडीएस है, लेकिन इट्स स्टिल रीडेबल। अच्छा, अब ये आपने सारे पेपर्स देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन कि आपके जो अच्छा आंसर है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपने देख लिया? ऑल राइट। अब हम बात करते हैं कि ये थी सबसे पहली चीज जो आपके पेपर में मैटर करती है, और वो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो सबसे पहली चीज मैटर करेगी, जो सबसे पहले आपका एग्जामिनर देखेगा, वो होगा उसका पेपर प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर हमने अभी नहीं देखा कि क्या वो क्वेश्चन आंसर रेलिवेंट लिखा है, क्या उसने बाकी चीजें लिखी हैं या नहीं लिखी। अब इस तरफ मैंने आपको ये शो किया है कि अगर आपका जो पेपर है वो प्रेजेंटेबल है, आई एम नॉट फोकसिंग अबाउट हैंड राइटिंग, आई एम फोकसिंग अबाउट द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। इट्स नॉट हैंड राइटिंग, जिसपे काफी ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एतराज करते हैं कि जी अगर उनकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, जिस तरह मेरी भी बुरी है, तो क्या हम जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे? इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट हैंड राइटिंग, इट इज द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, सर अब तो आगे जाके हमने जो है वो सारे लैपटॉप्स यूज करने हैं, डिजिटल मोड है। लेकिन आप, हम बात करेंगे, आप सीएसएस के एनवायरनमेंट की बात करें, आपका जो एग्जाम है वो रिटर्न के अंदर है, ठीक है। वो कोई उसने वर्बल एग्जाम नहीं है, या आपके सामने लैपटॉप नहीं रख दिया कि आप उसके अंदर आपका क्रिटिकल एनालिसिस चेक करेंगे। सो दिस थिंग, कि जो आपका जो एग्जाम है दिस इज रिटन। तो ये चीजें आप सबके माइंड में होनी चाहिए कि सबसे जो पहली चीज हमेशा मैटर करेगी, और ये बायसनेस है, दिस इज द नेचुरल बायसनेस ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। अगर मैं आपका एग्जामिनर हूँ, तो ये मेरी नेचुरल बायसनेस है कि भाई आपने अगर पेपर अच्छा नहीं लिखा, तो मैं नेचुरली इंक्लाइंड नहीं हूंगा कि आपको उस तरह के नंबर अवॉर्ड कर सकूं, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा। तो ये चीज आप सबने माइंड में बिठा लेनी है। और इसका आंसर क्या है कि अपनी जो राइटिंग है उसको, अपने पेपर को थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक में लेके आए, मार्कर्स का यूज करें, ठीक है, अंडरलाइन करें, हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद लिखना शुरू करें, ठीक है। तो ये चीज है जो सबसे पहले आपके पेपर के अंदर मैटर करेगी। अब हम जाते हैं सेकंड चीज के ऊपर। अब वो भी उसके लिए मैं आपको दोबारा आपको पेपर्स दिखाता हूँ, और आपने अब पेपर को रीड करना है, ठीक है। अब मैं कुछ दिखाता हूँ चीजें जी यहाँ पे आपके सामने। तो इट इज मोर एंड लेस एन इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशन, जिसमें मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप कुछ चीजों को रीड करें और फिर आप अपने ओन पे अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करें।
बेचारे एक ही शामित आ गई है, तो मैं उसी के पेपर के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन है, लेकिन मेरी पर्सनल कोई नहीं है, लेकिन हम आपको पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको लर्न करेंगे। अच्छा, अब आप रीड करें। क्वेश्चन क्या है कि जी, क्वेश्चन था आपका जो एग्जाम में मैंने दिया हुआ था, पाक अफगानिस्तान रिलेशंस, उसके डायनामिक्स आपने स्टडी करने थे, और आपने बताना था कि उसके चैलेंजेस क्या हैं, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या राइज हो रही हैं, और फिर आपने रोड मैप देना था कि हम किस तरह इस रिलेशन को मैनेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सबके सामने है। ठीक है, वो आप सबके सामने है क्वेश्चन, आप उसको ओपन कर लें। अब अगर क्वेश्चन आपके सामने आपने ओपन कर लिया, अब रीड करें इसका इंट्रोडक्शन। Since its inception, Pakistan has considered Afghanistan important part of its foreign policy. Pakistan-Afghanistan relationship is again in hot waters, and to Pakistan decision to repatriate Afghan refugees अब एंड पाकिस्तान डिसीजन टू रिपेट्रिएट अफगान रेफ्यूजीज। अब ग्रामेटिकल सेंस नहीं बन रही, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। रिपेट्रिएशन ऑफ 1.7 मिलियन अफगान हैज crystallized into a crisis like situation। पता नहीं crystallize है क्या है। This refugee crisis can further exacerbate the regional security. Furthermore, it can create further divergence in Pak-Afghan relationship. This will allow India to carry on with its plans to do whatever it is। अब इसमें जो है वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो हमारा कहीं बीच में हम लोस्ट कर गए कि क्वेश्चन था क्या। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ पाक अफगान रिलेशंस, फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस इन शेपिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है, डिस्कस challenges and opportunities, propose strategies to enhance cooperation and uh, to address mutual concerns between Pakistan and Afghanistan related to this crisis। ठीक है, रिलेटेड टू दिस क्राइसिस। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने गिवन आपको दिया हुआ था, इसमें हमने बात करनी थी पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के डायनामिक्स को, और हमारा स्पेशल फोकस होना था रेफ्यूजी क्राइसिस पे, जो रेफ्यूजी से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो इन्होंने शुरू किया क्वेश्चन को, वो यहाँ पे शुरू किया, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कंसीडर्ड द न्यूली इंडिपेंडेंट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टू बी वन ऑफ पीस विद ऑल एंड दिस। उन्होंने यहाँ पे कोटेशन दे दी। इट वाज विद दैट benchmark that Pakistan since its inception pursued every step that could bring Muslim world closer at one platform, ensuring brotherhood relations with the Muslim countries। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, और इसमें अगर आप भी इसको रीड करें, तो इसमें जो ये आंसर लिखा है इन्होंने, वो ये इंट्रोडक्शन जो है वो रेलिवेंट नहीं रहा। अब ये अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो ये मुझे इसके अंदर कोई क्वेश्चन का क्लू नहीं मिल रहा कि इसमें क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं एक और आपके सामने इंट्रोडक्शन रीड करता हूँ। अब जी एक और हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। कौन है? अननोन नंबर है। अननोन नंबर नहीं उठाता। अच्छा जी, एक और हम जरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, किसका अच्छा इंट्रोडक्शन था जी, मैं देख लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब इनमें इनकी हेडिंग्स जो थी वो बेस्ट पार्ट थी। इसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है वो इंट्रोडक्शंस देख लिए। अब अगर हम इंट्रोडक्शंस देखेंगे, और उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन होगा कैसे। अगर हम लिख रहे हैं पाक अफगान रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो करंट अफेयर का, ये आप हम आ गए दूसरी चीज के ऊपर डिस्कस करते हुए। अब दूसरी चीज में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो आपने क्या चीज डिस्कस करनी है? दूसरी चीज जिस पर एग्जामिनर फोकस करेगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई ताकि आप उसको रीड कर लें। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन को किस तरह जो है वो एक और इनकम्पासिंग बनाएंगे, और किस तरह जो है वो एक अट्रैक्टिव होगा। अब सबसे पहले जो कुछ चीजें होती हैं इंट्रोडक्शन की, वो सबसे पहले ये होता है कि इट शुड बी रेलिवेंट।
ठीक है, रेलिवेंट टू व्हाट, रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। अब जैसे एक स्टूडेंट ने, आपने रीड किया, उन्होंने स्टार्ट किया द कोटेशन ऑफ कायदे आजम, और जो बहुत ही पहले ले गए, लेकिन क्वेश्चन कौन सा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर हम इसको कोटेशन की जगह, जो कायदे आजम की कोटेशन थी, हम करंट रेलिवेंसी से स्टार्ट करते कि द एमिनेटिंग अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस इज ट्रबलिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप, ड्यू टू दिस रिलेशनशिप multiple challenges are rising in the form of increasing terrorism, in the form of troubling or straining Pak-Afghan relationship, and in the form of economic miseries on Pakistan. However, after the successful deportation of Afghan refugees, there can be some opportunities which Pakistan and Afghanistan both can explore. These opportunities include building long-lasting peace, resolving border conflicts, improving trade ties, and in order to achieve these kind of, or in order to materialize these opportunities, a holistic approach is required to reform this relationship. And for this approach, these recommendations can be incorporated, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ था। तो अगर आप ये वाला पैराग्राफ लिखते जो मैंने अभी सिर्फ आपको बताया है, तो आपका जो आंसर होता, वो इंट्रोडक्शन वो रेलिवेंट होता, ठीक है, और वो टू द पॉइंट होता। एक और चीज जो इसके अंदर आपकी इंट्रोडक्शन में हो सकती है, वो हो सकती है रीसेंट फैक्ट। अब इसके अंदर मल्टीपल डायनामिक्स होते हैं रीसेंट फैक्ट के। कौन से डायनामिक्स होते हैं रीसेंट फैक्ट के यार, को अजीब बंदे हैं भाई। साईं खुर्शीद शाह वांट्स टू कॉल यू। अच्छा, कॉल करके एक सेल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए इतने बड़े बंदों की कॉल आएगी, तो इसका मतलब है कि हम जो है ना इनको तंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक चीजें समझ आ गई, आप सबको क्लियर है? ठीक है, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आपके माइंड में जो भी आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। अच्छा, अगेन कॉल आ गई थी। अब दूसरी चीज क्या है, हमने बात की कि एक रेलिवेंट होना चाहिए, दूसरा रीसेंट फैक्ट आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में रीसेंट फैक्ट कौन सा है कि द रीसेंट डिसीजन ऑफ 1.7 मिलियन अफगान रेफ्यूजी हैज sparked a new debate of Pak Afghan relations। ठीक है, उसके बाद आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें देखें कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज मैंने बताई है आपको, दूसरी रीसेंट फैक्ट।
अब रीसेंट फैक्ट कौन सा आ गया, ये वाला रीसेंट फैक्ट है। ठीक है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई रीसेंट फैक्ट नहीं याद आ रहा, तो सिंपल जो क्वेश्चन आपने बनाया है, आपने जो क्वेश्चन बनाया है, आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, आपने उसका इंट्रोडक्शन जो है वो रेलिवेंट रखना है। आप क्वेश्चन कोई कर सकता है, आप में से कमेंट में भी कर सकता है, चैट में भी कर सकता है, या माइंड में ये सोच सकता है कि हम इसको किस तरह जो है वो रेलिवेंट बनाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है, और वो अप्रोच ये है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन एग्जामिनर में जो भी आपने चूज किया है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, सबसे पहले आप उसकी रफ आउटलाइन बनाएं। ठीक है, रफ आउटलाइन आप कहाँ पे बनाएंगे, आप पेपर के ऊपर नहीं बनाएंगे, मतलब उस आंसर शीट पे नहीं बनाएंगे जहां पे उसको सोल्व कर रहे होंगे, बल्कि बैक ऑफ द पेपर पे। ठीक है, बैक ऑफ योर आंसर शीट, आप उसमें क्या करेंगे, उस पर रफ आउटलाइन बनाएंगे, और उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि आपने इसके हेडर्स कौन से डालने हैं, और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे। उससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएंगी एटलीस्ट, जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे आपने आंसर को, तो आपका टाइम सेव होगा। और ये जो आपने रफ आउटलाइन उसकी आपने क्वेश्चन की बनाई होगी, उसी को समराइज करके आप उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, और हम इस तरह कहेंगे कि आपका जो आंसर है, जो इंट्रोडक्शन है, वो रेलिवेंट हो गया। और अगर आपको कोई रिसेंट फैक्ट याद है या किसी की कोटेशन याद है, तो वो सोने पे सुहागा, और उसमें यानी आप उसमें फर्दर जो है वो मिर्ची ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो दूसरे नंबर पे मैटर करती है, कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो टू द पॉइंट होगा। अब इसके अंदर तीसरी चीज क्या मैटर करती है। ठीक है, अब हमने अभी तक दो चीजें की हैं। एक तो आपने देखा कि इंट्रोडक्शन आपका रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये नहीं होना चाहिए कि हिस्ट्री से स्टार्ट कर दें या किसी ऐसी इररिलेवेंट बात से स्टार्ट कर दें कि जी अफगानिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। यस इट इज ट्रू, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो आपने हमेशा अपना आंसर वहां से स्टार्ट करना है जो बात आपके रेलिवेंट होगी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं सबको? ओके, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे कौन सी चीज जो है वो मैटर करेगी। अब इसके लिए हम दोबारा आपको मैं जो है वो पेपर दिखाता हूँ, और उसमें आप पेपर पे जाएं। अब आपके सामने एक यहाँ पे मैंने दोबारा पेपर ओपन किया हुआ है, ये वाला हम ओपन नहीं करेंगे, हम जो है वो ओपन करते हैं जी ये वाला पेपर। नो, नॉट दिस, मैंने एक्चुअली नेम नहीं उनको दिया हुआ, पता नहीं किधर गया वो वाला पेपर। अब अगर आप ये वाला देखेंगे, तो इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, तो आपको कोई हेडिंग्स नजर नहीं आई। कैन यू सी एनी हेडर्स? ठीक है, तो ये हेडिंग्स आपको नजर नहीं आ रही। मैंने इनका कंटेंट रीड किया, और कंटेंट वाज रेलिवेंट, बट आई फाइंड, और आई कैन फाइंड, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, वी कैन फाइंड नो हेडिंग इन दिस पेपर। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, अगर आप एग्जामिनर हैं, तो आप क्या करेंगे, यू हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो विल यू रीड ऑल ऑफ देम? क्या आपके माइंड में इंप्रेशन होगा? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और आप अगर इसको ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ हेडर्स, तो एक क्या इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के पास? एग्जामिनर इसको अगर रीड करना स्टार्ट करे, हम इसको कहाँ से रीड करेंगे? सिंस इट्स इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैज बीन एस्पायरिंग फॉर फ्रेंडली कॉर्डियल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन विद अफगानिस्तान, इट इज फाइन। ठीक है, अब उसके बाद मैं देखता हूँ यार इसमें कुछ लिखा क्या हुआ है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई हेडर्स नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, और मैं कहूंगा नहीं, ये तो बिल्कुल जो है ना क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। एक दो पैराग्राफ बीच में देख लूंगा जो रिलेटेड रहेंगे, और मैं इसको 3-4 मार्क्स जो दिल में मेरे आएगा वो मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि जो तीसरी चीज आपके एग्जाम में मैटर करेगी वो आपके हेडर्स हैं। अब एक स्टूडेंट ने इस तरह अटेम्प्ट किया कि उन्होंने जो है ना वो इस तरह एक आउटलाइन बना दी पेपर में आंसर से पहले। तो ये आउटलाइन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है आपके पेपर के अंदर कि आप उसमें लिखें और क्वेश्चन के साथ लेंगे। दिस विल टेक अननेसेसरी स्पेस इन योर क्वेश्चन, और उसको जो है अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग करेगी, और उसका रेलिवेंसी आपकी जो है वो जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप बेसिकली उसको सिंपल इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें और उधर से स्टार्ट कर दें। अब इन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब उसके बाद हम देखते हैं एक और पेपर। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपके ही पेपर के बारे में बात करूंगा जो आप लोगों ने किया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें,
तो तीसरी चीज जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हमें जरूरत होगी, वो ये है कि वी नीड एलैबोरेटिव हेडिंग्स। क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए एलैबोरेटिव हेडिंग्स। अब आपके साथ मैंने जो पेपर डिस्कस किए उसमें हमने तीन तरह के पेपर्स देखे। एक पेपर आपने देखा जिसमें नो कोई हेडिंग नहीं थी, आप उसका देखें, उसका क्या आपके जहन में पर्सपेक्टिव बना, ठीक है। एक आपने देखा जिसमें आउटलाइन पहले गिवन थी एंड देन उसका आंसर गिवन था, ठीक है। और एक आपने देखा जिसमें आपको हेडिंग्स जो थी वो साथ साथ मिल रही थी। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, और जो एग्जामिनर भी इससे जो है वो चाहेंगे कि उनको फैसिलिटेट किया जाए आंसर के फॉर्म में, तो वो नो हेडिंग, ये सिर्फ ऐसे के अंदर चलेगा, ठीक है। ऐसे में हमने कोई हेडिंग नहीं देनी, वो होते ही ऐसे इसलिए। अब ये जो आपका करंट अफेयर्स या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, दैट इज नॉट एन ऐसे, तो इसमें आपने हेडिंग्स जो हैं वो देनी है। अब आपने हेडिंग्स किस तरह देनी है, ठीक है, तो इसमें आपने देनी है इलेबोरेटिव हेडिंग्स। अब इलेबोरेटिव हेडिंग्स क्या होती हैं? अब मैं जो है कोई और क्वेश्चन नहीं लेता, यही क्वेश्चन आप सबके सामने रख लेता हूँ जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था, और पाक अफगान रिलेशंस, और अगर हम इस पे जो है वो इलेबोरेटिव हेडिंग्स बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन ये था कि क्रिटिकली एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ पाक अफगान रिलेशंस। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आप सबके लिए, और फिर हम उस पे हेडिंग्स बनाते हैं। अब ये जो था वो क्वेश्चन था, critically analyze the dynamics of Pak-Afghan relations, focusing on the role of Afghan refugees crisis in shaping bilateral ties, discuss challenges and opportunities। ठीक है, यानी इसी चीज की बात की गई है कि भाई अफगान रेफ्यूजीज किस तरह जो है वो पाक अफगान रिलेशन के जो रिलेशनशिप है उसको इम्पैक्ट करेंगे, और इसके बारे में आप अपॉर्चुनिटीज बताएं कि जी ये क्राइसिस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देगा, किसको देगा, डेफिनेटली दोनों कंट्री को, और कौन से चैलेंजेस राइज करेगा। तो ये हमने जो है वो इसको डिस्कस करना था। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे जो पहली हेडिंग थी वो तो आपकी आ गई इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप लाजमी है कि आप सिंपल इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें, या आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन के साथ ये भी लिख सकते हैं डायनामिक्स ऑफ पाक अफगान रिलेशंस। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कोलन डाल के, इस तरह की भी आप हेडिंग दे सकते हैं। अब उसके बाद ये तो आपकी नंबरिंग आ गई, आपने नंबर इसको करना है, नंबर मैटर करता है। आप इसको जो है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नंबरिंग नहीं करते, तो फिर एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है कि बाइफरकेट करे कि मेन हेडर आपका कौन सा है और सब हेडर कौन सा है। अभी इंट्रोडक्शन आ गई, इंट्रोडक्शन के नीचे कोई फर्दर हेडिंग नहीं आती। दूसरे नंबर पे आप जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि द डायनेमिक्स ऑफ पाक अफगान रिलेशन, ठीक है, द डायनेमिक्स ऑफ पाक अफगान रिलेशंस, हिस्टोरिकल ओवरव्यू आप दे सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसकी हेडिंग दी हिस्टोरिकल ओवरव्यू की, और ये चीज नहीं लिखी, तो हमें कैसे पता लगेगा किसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू है? ठीक है, वो तो अलग बात है, एग्जामिनर को पता है कि वो कौन सा क्वेश्चन देखता है, लेकिन आप इसकी हेडिंग दें हिस्टोरिकल ओवरव्यू, और इसके साथ लिखें कि किसकी हिस्टोरिकल ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिख दें हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ पाक अफगान रिलेशंस। अब यहाँ पे आप जब हिस्टोरिकल ओवरव्यू देंगे तो हमें अब इसके अंदर आपने जो हेडिंग्स देनी है और इसके अंदर जो कंटेंट देना है वो चौथे नंबर की बात आएगी। चौथे नंबर की बात क्या है? फोर्थ पॉइंट ये होना चाहिए कि आपने इक्वल वेटेज देनी है ईच पोर्शन को, वो भी मैं साथ आपको बता देता हूँ। अब अगर इक्वल वेटेज आपने देनी है तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि क्रिटिकल एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ पाक अफगान रिलेशंस, अब ये बिल्कुल उसने थोड़ा सा पूछा हुआ है, फोकस हमारा इस पे ज्यादा है अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस पे। तो हमने हिस्टोरिकल ओवरव्यू चाहे जिसको जितना मर्जी अच्छा आता है, आपने इसके अंदर कोई 4-5 पेज नहीं भर देने, इसके अंदर हाफ पेज मैक्सिमम आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब हम हाफ पेज इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, किसका ऐड करेंगे, किस तरह ऐड करेंगे? तो यहाँ पे आपकी जो है वो पांचवी चीज आ जाती है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन की, और पांचवी चीज ये है कि आपने जो है यूज करना है मिक्सचर पैराग्राफिंग का, पॉइंट्स का एंड स्मार्ट चार्ट्स का, यूज ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। अब उसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? उसमें आपके पॉइंटर्स आ जाते हैं कि आप उसमें पॉइंटर्स ऐड कर दें,
आप उसके अंदर फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर मैप्स ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास जो है, अगर कुछ नहीं आपके पास बचेगा तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने सारों का मिक्स यूज करना है। अगर यहाँ पे आप देखें कि इट इज नॉट द मेन पार्ट, ये आपका मेन क्वेश्चन नहीं है, इट इज सिंपली वन एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल हाफ पेज लिखते हैं और इस पे जो है वो टाइमलाइन बना दें कि जी आपका जो स्टार्टिंग पीरियड था, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड से 1979 तक तो आपके जो रिलेशन थे वो कोल्ड रिलेशन रहे। फिर 1979 से आपके पास जो था वो, अगर मैं मेन एग्जांपल दूं, 1979 से 1991 तक, ठीक है, तो आप यहाँ पे रहेंगे कि मेन जो है वो आप इसके अंदर जो रोल प्ले किया आपने, ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें कि बाद में अफगान पोस्ट अफगान जो विड्रॉल था उसके बाद क्या से था। और एक साइड पे आप ये बना दें टाइमलाइन और दूसरे साइड पे लिख दें कि कॉन्स्टेंट्स इन पाक अफगान रिलेशंस, वो मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस इंटरेस्ट थे और इंडियन इंटरेस्ट। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे डायनेमिक्स हैं। अब उसके बाद बताएंगे, अब उसके बाद क्या बताएंगे, जो आपने रोल पूछा था कि भाई अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस का क्या रोल होगा इन शेपिंग बायलैटरल टाइज, तो हम वो लिखेंगे कि हाउ अफगान। अब हाउ के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि द रोल ऑफ अफगान, AFGH, एक तो मेरे स्पेलिंग सत्यानाश हो गए हैं, अफगान द रोल ऑफ अफगान रेफ्यूजीज इन शेपिंग बायलैटरल टाइज। अब उसमें जब आप लिखेंगे क्या रोल है अफगान रेफ्यूजीज का इन शिपिंग बायलैटरल टाइज, ठीक है, तो अब दो तरह के रोल होंगे। अब इसमें आपको अगर इसमें देखें तो रोल क्या होगा, बेसिकली दिस विल स्ट्रेन जो है वो कर देगा रिलेशनशिप, यहाँ पे लिख देंगे, हमें पता है कि एक ही रोल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फर्दर स्ट्रेनिंग द रिलेशनशिप, अब उसमें फर्दर स्ट्रेनिंग द रिलेशनशिप आप लिख देंगे। अब अगर आप इसमें लिखेंगे फर्दर स्ट्रेनिंग द रिलेशनशिप, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप उसमें लिख देंगे कि जो है अफगान रेफ्यूजीज क्या है, AFGHAN होता है, पता नहीं क्या है, अफगान रेफ्यूजीज बर्डन ऑन पाकिस्तान, ठीक है। उसके नीचे आप पैराग्राफ लिख देंगे कि क्या है, या बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद लिख देंगे कि वाई द डिपोटेशन मैटर फॉर पाकिस्तान, ठीक है, वो आप लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आप, ये यहाँ पे हो गया इतना, अगर कोई पॉइंट और ऐड कर सकते हैं तो कर दें। अब यहाँ पे आ जाएगा चैलेंजेस इन द वे को अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पे लिखा चैलेंजेस और उसके नीचे दो लाइनें लगाई और उसके बाद आगे से चैलेंजेस शुरू कर दिए। तो आपकी जो हेडिंग्स बनी वो सेल्फ क्या बनी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बनी। अब अगर कोई एग्जामिनर है, वो उसके माइंड में हमेशा आपने याद रखना है कि उसके माइंड में जो आपका क्वेश्चन है वो हमेशा याद रहे, यानी आपकी हर हेडिंग हमेशा लिंक करे आपके क्वेश्चन से, लिंक्ड विद क्वेश्चन, यानी आपकी हर हेडिंग, हर हेडर जो भी है वो क्वेश्चन से इन वन वे और अनदर उसको लिंक करना चाहिए, क्वेश्चन के कीवर्ड्स उसके अंदर आने चाहिए। अब क्वेश्चन का कीवर्ड था चैलेंजेस, लेकिन उसके अंदर किसके बारे में बात हो रही है, अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस की। चैलेंजेस पाक अफगान रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात आ रही है कि चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में इन द वेक ऑफ अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस, तो वो आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद चैलेंजेस आपने लिखने हैं जो मैंने आपको स्लाइड में दिए हुए थे, एज इट इज आ जाएंगे। फिर उसके बाद लिखनी है कि अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, उसमें भी ये हेडिंग देनी है पूरी, खाली अपॉर्चुनिटीज नहीं लिखनी, अपॉर्चुनिटीज लिखनी है कि क्या हो सकती हैं। अब आप, अगर क्वेश्चन किया जाता है कि सर ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो फिर उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने उसको समराइज करना है और आप चाहते हैं कि आपने चीजें भी ऐड करनी है सारी और आपका पेपर के स्पेस भी ज्यादा यूज ना हो, टाइम भी ज्यादा यूज ना हो,
तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एक साथ लिख दें और यहाँ पे टेबल बना दें। ठीक है, एक साइड पे आपके आ जाएगा चैलेंजेस कौन से हैं और एक साइड पे आ जाएगा आपकी अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। यहाँ पे आप हेडर्स दें, ठीक है, और उसके बाद दो दो तीन तीन लाइन में उसको एक्सप्लेन करते रहें। तो बजाय इसके जो चीज आपकी ये वाली चीज, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छी याद होगी आप सबको, क्योंकि ये स्लाइड्स में गिवन है और आप चाहेंगे कि इस पे बहुत ज्यादा लिखें, लेकिन आप ये भी सोचें कि इसका जो है वो अलहदा पार्ट ये भी है। ठीक है, और आपके पास सिर्फ 35 मिनट्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, या 40 मिनट्स। हमने खाली इसके ऊपर 10-15 पेजेस नहीं लिखते ने, हमने अपने आंसर की जो लेंथ है वो बैलेंस रखनी है। ठीक है, हमने अपने पेपर की लेंथ बैलेंस रखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका जो फिफ्थ हेडर आएगा वो क्या आएगा कि प्रपोज स्ट्रेटजीज टू इनहेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेटजीज, आपके स्टूडेंट्स ने लिखा स्ट्रेटजी, भाई किस किस्म की स्ट्रेटजीज, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं आप। तो आप ये लिखें पूरा कि स्ट्रेटजीज टू इनहांस कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कंसर्न्स रिलेटेड टू द क्राइसिस। अब हमने सिर्फ स्पेसिफिक रहना है क्राइसिस से रिलेटेड के आप इसको किस तरह जो है वो इनहांस कर सकते हैं, और वही चीजें जो आपके स्लाइड में गिवन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ये आप अगर इस तरह आप अपना अगर क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि हेडिंग्स आपको समझ आ गई कि किस तरह हमने लिखनी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने लिखा कि हमने उसको बैलेंस करना है, किस चीज पे आपने ज्यादा फोकस करना है जो पूछी हुई है, और किस पे नहीं करना जो पूछी नहीं हुई। ऑल्थो यू नो एवरीथिंग ऑफ इररिलेवेंट स्टफ, बट यू डोंट नीड टू ऐड इट हियर बिकॉज एग्जामिनर ने वो चीज नहीं पूछी आप लोगों से। अब इसके अंदर जो थी वो हमने क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस कर ली। आई थिंक इट इज क्लियर, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपने जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन सबसे पहले आती है, फिर इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, फिर एलैबोरेटिव आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एलैबोरेटिव हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि जी इक्वल वेटेज आप दें हर चीज को, अपनी जो भी पूछा हुआ है उसके लिए वो कैसे पॉसिबल है। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कमेंट में, चैट के अंदर, कि हाउ टू गिव इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी पोर्शन विच इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये है कि अगर आपने इक्वल वेटेज देनी है हर चीज को जो पूछा हुआ है, तो उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन जो है वो, उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूं आंसर के अंदर, तो मैं भाई देखूंगा कि मैंने कौन सी चीज को कितना पोर्शन देना है। अब मैं देखूंगा कि उसने पूछा हुआ है क्रिटिकली एनालाइज द डायनामिक्स, तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज वन एस्पेक्ट। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर एस्पेक्ट्स कितने गिवन है। फिर उसके बाद आएगा फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ अफगान रेफ्यूजी, क्राइसिस इन शिपिंग, बायलैटरल टाइज, डिस्कस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब ये दूसरा एस्पेक्ट है कि रोल ऑफ अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस डिस्कस करें कि किस तरह ये बायलेटरल टाइज को कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। और फिर मतलब किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है उसने खुद ही बता दिया है कि भाई इसके सिंपल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बता दो, इसके अलावा हमने आपसे कुछ नहीं पूछा। तो आप उसके बाद बताएंगे हेडिंग एक मेन डाल के कि भाई रोल ऑफ अफगान रेफ्यूजीज इन शेपिंग बायलेटरल रिलेशंस। फिर उसके बाद बताएंगे कि चैलेंजेस इन द वेक ऑफ दिस थिंग एंड देन अपॉर्चुनिटीज, एक ही आ गया। अब यानी इसके अंदर ये वाली चीज जो है एनालाइज, ये सिंपल 10% आपका लेगा, या लेस देन 10% वेटेज जाएगी क्योंकि ये ज्यादा पूछा नहीं हुआ। ये चीज उसने मेन पूछी है। और उसके बाद प्रपोज स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद, यानी ये आधा पोर्शन क्वेश्चन का ये वाला है। 50% ऑफ योर क्वेश्चन इज दिस थिंग। ठीक है, और मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और एंड पे एक ही पेज के अंदर इसका समराइज कर देते हैं। तो ये चीज जो है वो आपने इसको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? एंड एड्रेस म्यूचुअल कंसर्न्स, ये चीजें आ गई। तो अब मैंने आपको ये बताया है कि हम किस तरह वेटेज डिसाइड करेंगे, और ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि सर इसको 10% दूं, उसको 15% दूं। ये आपकी अपनी एनालिटिकल स्किल्स है कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं और आप कितना उसको वेटेज देते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट के मेन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा है कि पूरी हिस्ट्री बताएं पाक अफगान रिलेशंस की, और कुछ स्टूडेंट्स ने वो ऐड की, इसका मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, पूरी हिस्ट्री ऐड करके जो मेन चीजें पूछी हुई थी वो पॉइंटर्स के फॉर्म में समराइज कर दी, तो वो भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड देखें, उसकी डिमांड क्या है, और उसके मुताबिक अपना आंसर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है? और उसके बाद अभी हम आगे चल रहे हैं, चीजें हमारी कंप्लीट नहीं हुई। जब कंप्लीट होंगी फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस भी लेता हूँ। ठीक है?
अच्छा, अब इसके अलावा, अब ये तो हमने क्वेश्चन वन डिस्कस किया। अब एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन करने हैं? आपने टोटल, आपके क्वेश्चंस हैं जी 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज आपने कभी नहीं भूलनी होती। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पहला क्वेश्चन करते हैं ना, उसके ऊपर वो अपनी जो है ना वो 100% एनर्जी लगा देते हैं। वो कहते हैं कि बस इसी क्वेश्चन ने जो है वो डिसाइड कर लेना है कि उसको आता है या नहीं आता, और इसी से उसका जो है वो आंसर नंबर डिसाइड होंगे। तो बात ठीक है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर वन आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर का, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से स्टार्ट करना शुरू करता है। वो पहला क्वेश्चन देखता है कि भाई आता है, ठीक है। जब आता है उसको, तो उसके माइंड में बन जाता है भाई इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। तो आपने पहला क्वेश्चन जो है वो चूज करना है बड़े ध्यान से कि उसका कौन सा होना चाहिए। वैसे होने तो सारे इक्वल, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्रेसिव होना चाहिए कि भाई एग्जामिनर के माइंड में एक बता दे कि चलो यार, अगला अगर क्वेश्चन माठा भी आता है तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो मेरी एक थोड़ी बेस बना देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री एंड क्वेश्चन फोर ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब हमने चूंकि इतनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, हमारी स्पीड डेवलप नहीं होती, तो मेरी भी नहीं होती थी। हम क्वेश्चन नंबर वन पे जो है वो 1 आवर स्पेंड कर देते हैं। आप लोगों को मैंने टेस्ट दिए हैं, और मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा क्योंकि उनके आंसर्स बहुत लेंथी थे एंड दे रोट वेरी गुड। तो मैंने पूछा भाई कितना टाइम लगा इसको करने में? सर 2 घंटे 30 मिनट। सर 3 घंटे लग गए। तो यानी इसका मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी थी कि मैंने आपको बताया था कि आपने ये टेस्ट जो है ऑनेस्टली करना है। आपने अपने साथ जो है वो ज्यादती नहीं करनी, और जितना टाइम गिवन है उसके अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स वो नहीं करते, क्योंकि सारी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और उनको परवाह तो होती नहीं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है ना। ग्रुप के अंदर मैसेजेस पढ़ते हैं, फिर भी पूछते रहते हैं सर क्लास होनी है आज या नहीं। ग्रुप में मैसेज भी किया हुआ है होनी है, फिर भी सर क्लास कितने बजे होनी है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स जब एग्जाम में जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, तो फिर जब उसने लिखा होता है कि सिर्फ आपने 10 ईडियम्स करने हैं, तो 5 ईडियम करके आ जाते हैं और कहते हैं हमने तो 10 ईडियम कर लिए। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस पूरी पढ़नी है। क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस गिवन है, एक क्वेश्चन नहीं है। तो इसको भी भाई आपने पूरा वेटेज देनी है। अगर 1 घंटा इस पे लगा लिया तो 4 घंटे का पेपर नहीं है आपका। आपका 30 मिनट जो है आपने एमसीक्यूज के लिए भी लगा दिए। तो आपके पास 2 आवर एंड 30 मिनट है, जिसमें अगर आप 1 घंटा इस पे लगा दोगे, और आपके पास 1.5 आवर्स बच जाएंगे बाकी। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह इसको बैलेंस करोगे? फिर क्वेश्चन टू पे लगाते हैं लोग 50 मिनट्स। मैं आपको रियलिस्टिक पिक्चर बता रहा हूँ। तो बाकी बच गए आपके 40 मिनट्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन थ्री में पता लगता है हो टाइम तो बहुत कम रह गया, तो इसके ऊपर जो है वो 25 मिनट लगा देते हैं। और आखिरी बेचारे क्वेश्चन फोर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि उसे मिलते हैं 15 मिनट। और ये वो 15 मिनट हैं जब आपने अपनी लाइंस भी लगानी होती हैं, हेडिंग के नीचे आपने वो अंडरलाइन भी करना होता है। तो अगर आप ये इस अप्रोच से जाएंगे माशाल्लाह, तो आपके जो नंबर हैं वो 40 45 के दरमियान ही लाई करने के। ठीक है, उसमें इससे ज्यादा नहीं जा सकते। क्योंकि अगर क्वेश्चन वन एग्जामिनर ने आपका रीड किया और उसने कहा वाह इसने तो 10 पेजेस का क्वेश्चन लिख दिया, चलो जी मैं इसको नंबर देता हूँ 12। अब क्वेश्चन टू पे जाएगा, 50 मिनट्स टाइम कम हो गया, स्पीड कितनी बढ़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। अब डेफिनेटली क्वेश्चन टू पे वो उतनी एफर्ट नहीं लगाएगा, चलो लगा लेता है, उसको यहाँ पे 11 नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन थ्री के अंदर जाते जाते उसकी बस हो जाती है, और उसका वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता जो क्वेश्चन टू और क्वेश्चन नंबर वन के अंदर था। तो क्वेश्चन थ्री में आते आते उसको जब एग्जामिनर उसी के क्वेश्चन को कंपेयर करेगा अपने क्वेश्चन नंबर वन से और क्वेश्चन नंबर टू से, तो उसको पता लगेगा कि क्वेश्चन नंबर थ्री में तो इस बच्चे को नहीं आता था। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि टाइम कम था, वो क्योंकि उसके पास तो ये नहीं था कि टाइमर चल रहा है, इस बच्चे के पास कम टाइम था। उसको तो यही लगेगा कि इसको नहीं आता, इसको क्वेश्चन वन और टू ज्यादा अच्छे आते हैं। तो उसके कंपैरिजन में, क्वेश्चन वन एंड टू के कंपैरिजन में उसको बहुत कम नंबर देगा, उसको 7 और 6 नंबर दे देगा, और क्वेश्चन फोर के साथ बेचारा 3 4 नंबर पे आके लाई करेगा। तो आप ये देख लें कि आपका इसी तरह हर पेपर के अंदर अगर आप इस तरह पोर्शन डिवाइड कर लें, तो आपके ओवरऑल नंबर्स में कितना डिफरेंस आता है। तो जो एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताई कि डिवाइड टाइम इक्वली बिटवीन ऑल क्वेश्चंस। आप इक्वल पोर्शन दें, इक्वल वेटेज उसको बनाएं। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन आपका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा टाइम के लिए होना चाहिए, इक्वल टाइम के अंदर हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उसमें ज्यादा अच्छा आता है, तो आप वो पहले नंबर पे रख लें। और क्वेश्चन फोर भी आपका जो है, जो लास्ट एंडिंग नोट है, वो भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपके पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अब
इसके बाद एक और चीज पे हम बात करते हैं, वो है कि पेपर के अंदर आपने मैप्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, आपने टेबल्स ड्रॉ करने हैं, आपने जो है वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने हैं, आपने कोटेशंस लिखनी है। ये चीजें हैं जो आपने पेपर्स के अंदर करनी है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों का चेक किया है, मुझे मैप्स जो है अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, इस बैच के अंदर वाले स्टूडेंट्स में किसी के पास इतने अच्छे मैप, सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के, माशाल्लाह से काफी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए थे इसके पेपर्स, नियरली 70+ पेपर्स अटेम्प्ट हुए हुए हैं, और 40 मैंने तकरीबन चेक कर लिए हैं, 30 तक रह गए हैं चेक करने वाले करंट अफेयर्स के, और पाकिस्तान अफेयर्स के तो सारे हो गए हैं, वो बस स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो अगर आप देखूं कि मैंने 40 पेपर्स चेक किए हैं, उसमें से मुझे सिर्फ एक दो के अगर मैप्स नजर आए हैं, तो इसका मतलब है कि इस बैच के स्टूडेंट्स के साथ कुछ तो मसला है मैप्स बनाने में, या मैं डिलीवर नहीं कर सका कि आपने मैप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, या आप लोगों ने खुद इसको सीरियस नहीं लिया। अब मैं आपको मैप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ, और इसके लिए मैं कुछ आपको पेपर्स दिखाता हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है आपको चीजें? चीजें सारी क्लियर हैं या बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही? एंड तक जाते जाते आप सबके आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और आपको मैं बता रहा था कि भाई मैप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फिर हम फ्लो चार्ट पे जाएंगे। और ये सारी चीजें मैंने अपने इंस्टाग्राम के अंदर एक पोस्ट की थी, बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं, वो भी एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं जी मैप्स की। मैप्स के लिए मैं देख लूं भाई किस स्टूडेंट का अच्छा मैप बनाया हुआ है किसी ने। एक दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा मैप बनाया था। अच्छा जी, आ जाए यहाँ पे वापस। अब ये देखें, ये मैप बना हुआ है। ये मैंने आपको कितनी दफा, हमने जब करंट अफेयर्स का किया तो इंडो पैसिफिक के बारे में बात की गई, चोकिंग पॉइंट्स के बारे में बात की गई, लेकिन मुझे यकीन है कि आफ्टर द क्लास, जब मैंने क्लास पढ़ा ली हो, किसी ने इसको खुद बनाने की ट्राई नहीं की होगी। माइंड के अंदर तो सबको होगा कि भाई ये चीज है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज है, ये स्टेट ऑफ मलाका है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पाकिस्तान के टेरेन है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, इधर से सी पैक गुजरता है, ये पाकिस्तान एंड चाइना जो है वो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, चाइना के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाया करता है। लेकिन वो लोकेशन पेपर के अंदर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन ये जो मैप आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ स्टूडेंट का, इसने प्रैक्टिस की है। और कैसे पता लग रहा है? उसका मैप खुद बता रहा है कि इसने प्रैक्टिस की है और सब समझ आ रही है। इसके मैप के अंदर खाली उसने, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाली मैप बनाते हैं पाकिस्तान का, वो कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान का मैप बनाया है एग्जाम के अंदर, तो मेरे तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब आप बताएं कि अगर कोई मैप बना ले पाकिस्तान का और कहे जी मैंने पाकिस्तान का मैप बनाया और मेरे बड़े अच्छे नंबर आएंगे, तो क्या वो सही बात कर रहा है? यानी अगर कोई कहे कि मेरी फोटो देख लें और लोग मुझे फोटो देख के वोट दे दें, तो ऐसा नहीं होता, परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए मैप के अंदर कि मैप शो क्या कर रहा है। अब आपका जो मैप है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज शोइंग समथिंग, इट इज एलैबोरेटिव, ठीक है। इसके अंदर मार्किंग की गई है, इसके अंदर पता लग रहा है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ठीक है। इसके अंदर पता लग रहा है कि चाइना वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी है। इसके अंदर पता लग रहा है कि वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, स्टेट ऑफ मलाका है। तो इसका मतलब इंडो पैसिफिक का जो पूरा मैप है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग मैप, ठीक है। अगर इसके अलावा इन्होंने एक और मैप बनाया हुआ है, ठीक है, आरसेप की कंट्रीज बताई हैं, 9 डैश लाइन बताई है, और ये मैप शो कर रहा है कि इसके अंदर आरसेप की ये कंट्रीज लाया करती हैं, ठीक है। अब आपका परसेप्शन क्या होगा स्टूडेंट के बारे में? आप अगर एग्जामिनर होंगे तो आपने ये मैप देखा होगा, तो आप उसको क्या नंबर देंगे? खुद ही माइंड से बताएं, अपने डिसीजन लें, सोचें कि आप उसको कितने मार्क्स देंगे। क्या आप उसको ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट से जिन्होंने मैप नहीं बनाया या इस तरह की चीजें नहीं बनाई? अगर पूरे पेपर में एक मैप भी मुझे नजर आ गया, तो पूरा परसेप्शन मेरी चेंज हो गई स्टूडेंट के बारे में कि भाई वाकई इसने मेहनत की है, ठीक है। तो आप अब इसमें मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या आप उसको जो है वो नहीं देंगे। अब दूसरा मैप यहाँ पे है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाकिस्तान का मैप बना, एक बकरा सा एक खैब बना हुआ, और कहते हैं जी हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब उसके मैप में, अपने मैप में और इस मैप में देखें कि देर इज सम रिप्रेजेंटेशन ऑन द मैप,
विच इज इंपॉर्टेंट। ये रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या ऐड करती है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताती है कि जी मैप के साथ साथ आपने ये भी शो करना है कि मैप एलेबोरेट क्या कर रहा है। ठीक है। अब अगर आप और मैप्स में आपको दिखाता हूँ, ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लें कि आपको मैं पेपर नहीं दूंगा, ये पेपर मैं आपको दे दूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे कि वो ये पेपर भी सेल करेंगे। लास्ट बैच में मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे कि मैंने सबको मार्क पेपर सेंड किए, कुछ अच्छे पेपर का अलहदा फोल्डर बना के सेंड किया, और बाद में मुझे पता लगा कि वही पेपर जो है वो स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट सोशल मीडिया एंड डिफरेंट ग्रुप में वो सेल कर रहे हैं कि जी हमारे पास बने बनाए आंसर हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे, तो वो आप हमसे परचेज करें। तो दिस इज अनदर शॉकिंग थिंग, बट मुझे पता है आप नहीं करेंगे ये। अब ये भी देखिए, मैप इट इज शोइंग समथिंग विच नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन द मैप। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, तो ये चीजें जो है वो आपके पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे कुछ पढ़ा हुआ है। अब एक और पेपर देख लेते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मैप। दिस इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैप। अब अगर आपने एक क्वेश्चन आप में से पूछा होगा किसी ने कि सर इतना टाइम तो मैप बनाने में लग जाता है, तो इतना पेपर में तो नहीं होगा, तो अब क्यों आपने 10 पेजेस का आंसर लिखना है, आप 8 पेज का लिख दें, 7 पेज का लिख दें। लेकिन अगर आपने एक भी मैप इस तरह का बना लिया, तो आपके जो 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन के। और अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मार्क्स, और अगर इन 4 को आप 10 पेपर से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 40 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो वेरी स्मॉल कैलकुलेशंस विल मेक अ वेरी लार्ज डिफरेंस। ठीक है, इन 40 मार्क्स से किसी की एजुकेशन नहीं होगी, इन 40 मार्क्स से कोई अच्छे ग्रुप में लैंड कर जाएगा, और इन 40 मार्क्स से इवन किसी के 600 क्रॉस नहीं होंगे। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी कि मैप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि मैप किस तरह का होना चाहिए और मैप क्यों होना चाहिए? ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गई हैं। अब हम इसके बाद जाते हैं, एक और 2 चीजें डिस्कस करनी है, वो है स्मार्ट आर्ट फ्लो चार्ट्स। जिस तरह मेरी स्लाइड्स में आपको बाकी टीचर से, मैं नहीं कहूंगा कि वो किस तरह, आई नो दैट कि बाकी भी अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो मेरी स्लाइड्स में स्टैंड आउट करती हैं बाकी डिफरेंट मार्केट से, वो होते हैं कि कुछ स्मार्ट चार्ट गिवन होते हैं, कुछ पेपर, कुछ कंटेंट को मैंने इस तरह बनाया होता है कि सुनने वाले का और देखने वाले के वो माइंड में बैठ जाता है, और उसको एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि ये चीज एक अच्छी है। ठीक है, हम ह्यूमन वी आर नेचुरली बायस्ड, वी प्रेफर थिंग्स जो हमें अच्छे लगते हैं, और दूसरे को चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, हम उसको जो है वो इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दीज आर नेचुरल बायसेस इन 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 ह्यूमैनिटी, इन ह्यूमंस। ठीक है, वो अलहदा होगा कि वो एग्जामिनर अरस्तु हो या प्लाटू हो, वो इन चीजों पे ना बिलीव करे, बट दैट इज वेरी माइन्यूटली पॉसिबल। इसकी सर्टेनिटी बहुत कम है। सर्टेनिटी यही है कि वो इन चीजों को प्रेफर करेगा, और वो भी ह्यूमन होगा, और उसके भी बायसनेस होंगे इन चीजों के बारे में। तो आपको फ्लो चार्ट भी बनाना बड़ा जरूरी है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसको किस तरह बनाया जाए, फ्लो चार्ट्स को हम किस तरह बनाएं। तो उसका मैं आंसर आपको एक पेपर आपके सामने शो करता हूँ। कल भी मैंने शो किया था ग्रुप में, और मैंने कहा था कि भाई कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग जो ये पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ। अच्छा जी, यू कैन सी दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया, इस पेपर के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, कौन सी, कि इसके अंदर इलेबोरेटिव हेडिंग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी आप रीड करें, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है। और एक और चीज जो मैं मिस कर गया था, 2 चीजें कर सकते हैं आप, अपने पैराग्राफ लिखते हैं, डेफिनेटली पैराग्राफ लिखने चाहिए, 70 to 80% पैराग्राफिंग होनी चाहिए, बाकी परसेंटेज आपकी स्मार्ट चार्ट्स में, फ्लो चार्ट्स में, मैपिंग में इस तरह शो हो सकती है। अब जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो पूरे लेंथी पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पूरा पैराग्राफ पूरे पूरे पेज का हो। डिवाइड करें, ब्रेक करें। अगर ब्रेक नहीं होता, तो उस पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं, या आप उसको अंडरलाइन कर लें, या आप उसको मार्कर से लिखें। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने इसको मार्कर से लिखा है कि रिसेंटली पाकिस्तान हैज स्टार्टेड क्रैकडाउन अगेंस्ट अनडॉक्यूमेंटेड अफगान माइग्रेंट्स व्हिच विल फर्दर स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन द टू साइड्स एंड अ न्यू वेव ऑफ हेट्रेड विल अराइज। ठीक है, अब ये चीज जो है, अब इंपॉर्टेंट आपको लगी, आपने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि रिसेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब ये कोटेशन थी, आप इस तरह कोटेशन को लिख सकते हैं, उसको मार्किंग कर सकते हैं, बड़ी चीजें मैटर करती हैं। अब अगर ये स्टूडेंट है, कंटेंट आप सबके पास सेम है, आई हैव ओवर 300+ स्टूडेंट्स इन करंट अफेयर्स,
ऑल ऑफ देम हैव सेम कंटेंट, बट एवरी पेपर इज डिफरेंट। किस वजह से डिफरेंट है? सारों का कंटेंट तो सेम है, मैं रीड करता हूँ वही चीजें, पॉइंट्स लिखे हैं, हेडर्स भी वही हैं, इवन के पंचिंग पैराग्राफ भी काफी स्टूडेंट्स ने कॉपी की हुई है। ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सारों को इक्वल मार्क्स तो नहीं मैंने दिए। अब मार्क्स में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वहां पे वो आपसे डिबेट के लिए नहीं बुला रहे, वहां से वो आपको, आप जो लिखेंगे वही डिपिक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर इस स्टूडेंट ने इसको यहाँ पे लिखा है और उसको हाईलाइट किया है और एक समझ आ रही है कोटेशन लिखी हुई, तो डेफिनेटली दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ओवरऑल। ठीक है, आपने मार्कर्स का यूज करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप मैप देख लें। इसके अलावा दिस इज व्हाट आई मीन बाय फ्लो चार्ट। देखें यहाँ पे मार्कर से लिखा है भाई टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको बताया कि आप एक साइड पे टेबल के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स ने इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। आपकी स्पीड अच्छी है तो एक डेढ़ पेज में इसको बना दें, लेकिन बाकी के साथ आप फिर आपकी लेंथ ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज एक्स्ट्रा, हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जो ड्राइवर्स थे, सोवरेनिटी कंसर्न ये वो, अगर आप बजाय इन टाइमलाइन के ये ड्राइवर्स यहाँ पे लिख देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, आपका रेलिवेंट भी हो जाता और आपका अच्छा भी लगता। फिर इसके बाद मैं आपको बताने लगूं स्मार्ट आर्ट्स का। ये देखें, ये चीज है। अब इसने एक स्टैंड आउट भी कर रही है और पता भी लग रहा है कि भाई ये पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज वन वे ऑफ एडिंग सम फ्लो चार्ट्स। ठीक है। इसके अलावा दिस इज अनदर मैप यहाँ पे मेंशन है, ड्रॉ किया हुआ है। और इसके अलावा दिस इज अनदर वे ऑफ शोइंग सम डाटा यूजिंग फ्लो चार्ट्स। ठीक है, मल्टीपल वेज हैं इसको फ्लो चार्ट को दिखाने के। तो दिस इज वन पेपर जिसमें हमने ये शो किया। अब इसके अलावा अगर मुझे किसी और पेपर में ऐसा नजर आएगा तो मैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह उन्होंने ऐड किया इनको डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस जो हमें जरूरत नहीं थी। अब इस तरह आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। किसी ने कहा, कोई कहेगा कि सर पैराग्राफ लाजमी तो नहीं होते। बिल्कुल लाजमी नहीं होते, आप उसमें पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह आप उसमें पॉइंटर्स को ऐड किया जा सकता है। दिस इज द मैप जो कि उन्होंने ड्रॉ किया, और कुछ सोर्स, कुछ इसमें डाटा मेंशन किया जा रहा है। तो इट इज नाउ ऑन यू कि आप किस तरह जो है अपने पेपर को एक प्रेजेंटेबल वे में, एक जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और उसमें कौन सी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की? सबसे पहले इम्पैक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज आपका इंट्रोडक्शन कैची होना चाहिए। तीसरी आपकी हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट हो। ठीक है, ये ना हो कि कुछ लिखा हुआ है चैलेंजेस, किसके चैलेंजेस, एक्सप्लेन करें। उस जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसको यूज करें। उसके बाद यूज मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। पैराग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट पैराग्राफ। सिर्फ पॉइंटर्स नहीं ऐड किए जा सकते, ये नहीं कि सिर्फ बुलेट्स बुलेट्स ऐड कर दें और काम चल जाए। उससे भी चल सकता है काम। और मेरे कोलीग है मोहम्मद अली, ही गोट 10th पोजीशन इन सीएसएस एंड उनके जो मार्क्स थे ओवर 700 प्लस थे। सो 700 प्लस मार्क्स इतना आसान नहीं है लेना। सो ही यूज टू राइट स्मॉल पैराग्राफ एंड मोर बुलेट पॉइंट्स। लेकिन डेफिनेटली बुलेट्स में उनके आर्गुमेंट्स अच्छे होंगे तो उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैप्स भी ऐड कर सकते हैं। और इनका एक मिक्सचर आपका जो पेपर के अंदर नजर आना चाहिए। अगर किसी की राइटिंग नहीं अच्छी, तो आप देखें, लर्न करें जिन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया है, जिनको मैंने अच्छा मार्क किया है, अच्छे नंबर दिए हैं, उनको देखें कि उनके अंदर कौन सी चीजें अच्छी हैं जो आप यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज नो हार्म इन कॉपिंग अनदर स्टाइल। आप उसको कॉपी करें, उसको यूज करें। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन में डिस्कस की। अब मैं बात करूंगा आपके जो पेपर के बारे में थी, कि क्वेश्चंस, किसी का आएगा सर क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन को कैसे हम लिखेंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा। और इसके बाद किसी ने पूछा कि राइटिंग स्पीड को किस तरह इंक्रीज किया जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जी ये देखें जी, ये आपके सामने एक पेपर गिवन है। ठीक है, अब पहला इसका जो क्वेश्चन था, कैन यू सी द स्क्रीन शेयर? आपको नजर आ रहा है? पहला क्वेश्चन तो बहुत डिस्कस डिटेल में हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन, in recent years, India has witnessed a significant rise in its global influence, marked by economic growth, strategic partnership, and active participation in international forums. Fine, एक स्टेटमेंट थी। स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसी के ऊपर बिल्ड करना शुरू कर दिया। जो इंडिया का राइज ये था, टेक्नोलॉजिकल ये था, इकोनॉमिक ये था, सोशल ये था, डेमोक्रेटिक से फलाना फलाना, 4-5 पेज इसमें भर दिए। जरूरत ही नहीं है।
क्या आपको लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन? कौन आप में से ये सोचता है या सोचता था कि ये चीज मेन है क्वेश्चन की? आप जरा अपने रिएक्शन से बता सकते हैं, अपने इमोजीज के फॉर्म में, रिएक्शन के फॉर्म में हैंड रेज करके बता सकते हैं कि कौन ये सोचता था कि ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का। आप में से कोई ऐसा था जो ये सोचता था? एक एक बच्चा ऐसा सोचता था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन चेक किया उसमें एक आध ही लगा जो ऐसा नहीं सोचता था, बाकी सब ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि आप बड़े स्मार्ट बन गए हैं इधर आते आते, मुझे सब पता है सबका। ठीक है, तो ये जो है काफी स्टूडेंट्स ने सोचा कि ये बहुत मेन पार्ट है, और उसके आंसर्स जब आप लोगों को मिलेंगे आपके पेपर चेक होके, आज रिमेनिंग में चेक करके अपलोड कर दूंगा, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी देखिएगा, आंसर्स भी देखिएगा, और उसमें ये देखिएगा कि किस किस ने अननेसेसरीली इस चीज को प्रोलोंग किया है। एंड आई सी के तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने यही किया, उसको अननेसेसरीली प्रोलोंग किया। तो पूछे ही नहीं हुआ। पूछा क्या हुआ है? असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज राइज, ये पूछा हुआ है। तो आप पहले जो आपने लिखना है अगर इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद लिखना है कि द मेटिकुलस राइज ऑफ इंडिया, तो उसके बाद सिंपल स्मार्ट चार्ट के अंदर या फ्लो चार्ट के अंदर बता दें कि भाई ये सिंपल उसकी बातें और ये यहाँ से राइज किया है। दैट्स ऑल। उसको एक्सपैंड क्यों करना है? जरूरत ही नहीं है पूछने की। उसका तो पूछा हुआ है, सिग्निफिकेंस पूछी हुई है इसके राइज की साउथ एशिया में क्या होगी। ठीक है, अब उस वो किस तरह रीजनल डायनामिक्स को चेंज करेगा कंसीडरिंग इट्स इम्पैक्ट, का मतलब है भाई वही सिग्निफिकेंस को ही आप उसको थोड़ा सा उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यार मैंने आपसे ज्यादा नहीं पूछा, आप सिग्निफिकेंस बता दें और ये बता दें कि किस तरह रीजनल डायनामिक्स को चेंज करेगा। तो आप उसमें बता सकते हैं पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, इसको हेडिंग में दे सकते हैं। दूसरी हेडिंग दे सकते हैं नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, और सारी इम्प्लीकेशंस आपके स्लाइड्स के अंदर गिवन है कि क्या इम्पैक्ट करेगा ये। ठीक है, वो आप उसमें ऐड कर दें, और फिर उसके बाद बताएं आप कि किस तरह जो है ये पाकिस्तान के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकता है, कि वो फिर एक और उसमें हेडिंग आ जाएगी। तो ये चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ, ये इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द एसआईएफसी। तो ये एसआईएफसी पे दो तीन स्लाइड्स थी, चार पांच, वो उसी के अंदर लिखी हुई थी। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या किया, एसआईएफसी पे पूरा ब्रीफ बनाते रहे, और उसके बाद मैंने पूछा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का एंड रेगुलेटरी इश्यूज का, वो किसी ने नहीं लिखा, और वो सिंपल उसको पॉइंट फॉर्म में उन्होंने बता दिया। तो ये भी गलत है। हमने एसआईएफसी का जहां पे बताया, उसके बाद बताया कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों मैटर करती हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ऊपर भी आपको इक्वल वेटेज देने की जरूरत थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, डिस्कस द की चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ने इसको मिस इंटरप्रेट इस तरह किया, प्रोस्पेक्ट्स की जगह उसने दे दिया वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशन। वो तो आप दे सकते थे, चैलेंजेस आपने बता दिए, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद था, एक्सटर्नल कौन सी इंटरनल कौन सी, हम पेजेस के पेजेस भर दिए गए। अच्छा है आपको याद थे। लेकिन जब बात आती है प्रोस्पेक्ट्स पे, तो वही कि जो चीज आपको आई उस पर आपने पेजेस भर दिए, जो चीज नहीं आई उसको बस एक पैराग्राफ के अंदर लिखा और बात खत्म। तो एग्जामिनर बुद्धू तो नहीं है, वो तो सारी चीजों को देख रहा है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो कितने एस्पेक्ट हैं इसके जो मैंने पूछे हैं। डिस्कस की चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो। चैलेंजेस मैंने पूछे और प्रोस्पेक्ट पूछे, इन दोनों को इक्वल वेटेज देनी थी। आपने क्या किया, चैलेंजेस पूरे भर दिए चार पांच पेजेस के, प्रोस्पेक्ट्स पे आए तो प्रोस्पेक्ट्स आधा पेज खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूछा गया इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट इनिशिएटिव एसआईएफसी का पूछा गया। दो चीजें इसके अंदर पूछेंगे, दो पार्ट से। पहला पूछा गया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, आधा पोर्शन। दूसरा पोर्शन पूछा गया एसआईएफसी का इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर 8 पेज का एक स्टैंडर्ड आंसर है तो 4 पेज आपने उसमें लिख दिए पहले वाले में, 4 पेज दूसरे वाले में लिख दिए। अब पहले वाले में 4 पेज में जब उसने चैलेंजेस पूछे पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो कितना बनना चाहिए था आइडियली, 2 या 2.5 पेज। और स्टूडेंट्स ने कितना लिखा उस पे, 5 5 6 6 पेजेस। तो यहाँ से मिस्टेक हो गई कि आपके नंबर क्यों नहीं आते, इस वजह से नहीं आते जब हम अननेसेसरीली एक चीज को प्रोलोंग कर देते हैं। दूसरी चीज पूछी गई प्रोस्पेक्ट्स। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस तरह ये भराई जा सकती है, वो आपने उसमें रिकमेंडेशंस उसमें जो थी वो दे दी। फिर उसके बाद पूछा गया इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ एसआईएफसी। स्टूडेंट्स ने इस पे क्या किया, एक पेज पे आंसर लिख दिया। लेकिन इस पे आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 था, वो तीसरा
क्वेश्चन उसमें थोड़ा लेंथी जाना था, इसमें उसका आधा पोर्शन हमने डाल दिया। भाई SIFC का क्या, क्यों बनाई, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके अंदर हर्डल्स क्या आ सकती हैं, ठीक है, और वो किस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सकती है। तो ये उस पर आपने चीजें बनानी थी। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस मैंने बस दिए थे, और इस पे तीनों का मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, मॉक होगा, वो इस वीकेंड में लूंगा, और उसके अंदर मैं टॉपिक्स आपको बता दूंगा। सारा सिलेबस नहीं होगा, कुछ उसमें नियरली 8 से 9 टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अंदर हम 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और टाइम दूंगा 2 आवर्स का। 3 क्वेश्चन आपने करने हैं और 2 आवर्स में करने होंगे। और होपफुली अब जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, आफ्टर गो थ्रूइंग योर मिस्टेक्स, तो एक डेफिनेटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। अब इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो मैंने इग्नोर कर दी हो बताने में? अब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्पीड। अब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जी हम अपनी राइटिंग स्पीड को किस तरह जो है वो इम्प्रूव करेंगे, और एक और चीज रह गई कि क्वेश्चन का कंक्लूजन किस तरह देंगे। देखिए, जो इंट्रोडक्शन में पूछा हुआ है वही हम कंक्लूजन में लिख देंगे। जैसे अगर अफगानिस्तान का रिलेशन है, हम ये लिख देंगे कि रेफ्यूजी क्राइसिस विल नाउ शेप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस एंड रिजॉल्विंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज will improve the security situation of this region. Otherwise, there will be serious implications of security turmoil in this region. Pakistan will not be able to materialize CPEC to its fullest. China will not be able to connect to the South Asian region. Afghanistan will suffer because of its humanitarian crisis and etc. So, if all these issues will be resolved, the whole region will prosper. एंड फिर उसमें कुछ आप चैलेंजेस और वो इश्यूज भी बात कर सकते हैं, एक एक दो दो, लेकिन दिस विल बी द कंक्लूजन। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम इसमें क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग डालें। तो जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो आपका आंसर है वो खुद आपका क्रिटिकल एनालिसिस है ना, वो खुद आपने उसमें एनालिसिस किया है। अब एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस हेडिंग डालना, तो एग्जामिनर कहेगा पहले क्या था, या पहले वो मजाक कर रहे थे जो अब आपने क्रिटिकल एनालिसिस डालना शुरू कर दिया। तो इट्स माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि जो आपका आंसर पूरा का पूरा है वो आपका खुद का एनालिसिस है, वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। वो किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आप कॉपी करके लिख देंगे, वो आपने खुद ही लिखा, खुद ही उसको डिड्यूस किया, अंडरस्टैंड किया, और खुद ही उसको नरेट किया। तो सिंपल चीज आप एंड पे उसको कंक्लूड कर दें अगर आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है। ठीक है। कई स्टूडेंट्स तो उसको कंक्लूड भी नहीं करते और वैसे भी उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। लेकिन कंक्लूड कर दें 4-5 लाइन में, एंड दैट्स फाइन, दैट विल बी द एंड। तो ये चीजें जो है वो आपने उसको करनी है। ठीक है। कोटेशन ऐड नहीं करनी चाहिए कोटेशन में, कंक्लूजन में अगर आपको आती है, रेलिवेंट लगती है तो आप कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक चीज बतानी थी कि राइटिंग स्पीड को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं अपना जो है अपनी एक्सपीरियंस से आपको आंसर दे देता हूँ कि आई नेवर अटेम्प्टेड एनी सिंगल पेपर, आई नेवर अटेम्प्टेड एनी फुल लेंथ मोक ड्यूरिंग माय CSS और PMS एग्जाम जर्नी। क्यों? क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी। अब आप कह सकते हैं कि सर कैसे आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आपने तो कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि आप ऊपर से नजूल होता था आप पे, या आप मोटर लगा लेते थे हाथ पे, तो हाथ तेज चलने लग जाता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक सिंपल जो है वो एक ट्रिक थी जो मैंने यूज की, जो मुझे काफी ज्यादा उसका फायदा हुआ, और आप भी वो यूज कर सकते हैं। और वो ये है कि 10 मिनट्स मोक प्रैक्टिस। अब 10 मिनट्स मोक प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर एक ऐसे का सेशन किया था, उसके अंदर मैं ये करवाता होता था। और जब मैंने शुरू शुरू में करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया तो मैं आपको 10 मिनट्स मॉक प्रैक्टिस करवाता था। ये लास्ट ईयर जब मैंने अपना क्रैश कोर्स करवाया तो उसके अंदर ये मेरा एक फीचर होता है कि 10 मिनट्स मॉक प्रैक्टिस करवाया जाए। डिटेल कोर्स में ये नहीं करवाता क्योंकि स्टूडेंट्स पहले लर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें उनके ऊपर इस तरह एडिशनल प्रेशर डालना मुश्किल हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि राइटिंग स्पीड को किस तरह इंप्रूव करेंगे। तो राइटिंग स्पीड की इंप्रूवमेंट की बात की गई तो मेरे पेन की बैटरी खत्म हो गई है। अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने करना है 10 मिनट्स आपने लगाना है टाइमर। और आपने कोई क्वेश्चन नहीं लेना,
अटेम्प्ट करने के लिए आपने ऐसे पिक करना है, कोई भी पास्ट पेपर का ऐसे उठा लें, ठीक है। और उसके ऊपर आपने क्या करना है, 10 मिनट्स का टाइमर लगा के उस ऐसे के ऊपर जो रैंडम टॉपिक आपने चूज करना है। आई डोंट नो कि आप ऐसे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो आपकी अपनी उसमें जिम्मेदारी है। ऐसे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, करंट अफेयर्स की थी जो मैंने आपको पूरी की है, और एक लेक्चर रह गया वो भी पूरी करूंगा। अब 10 मिनट्स प्रैक्टिस किया है कि आपने ऐसे का कोई भी टॉपिक ले लेना है और उसके ऊपर आपने 10 मिनट्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देता हूं कि कैन इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी स्टे टुगेदर, ठीक है। तो आप इस पे क्या करेंगे, सोचेंगे, इस पे आउटलाइन बनाएंगे 10 मिनट्स के अंदर। अगर आपकी 10 मिनट्स में आउटलाइन बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोबारा काउंटर स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट्स के अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी राइटिंग स्पीड तेज होगी। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिलीव मी, आफ्टर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे आउटलाइन से। कि आइडियाज, मसला ये होता है ना कि एग्जाम में स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही होती, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या लिखूं, आप लिखते लिखते आपको ख्याल आता है अच्छा ये भी आता है, चलो अगली हेडिंग उस पर शुरू हो जाती है। तो अगर आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे क्विक सोचने के लिए, तो आप जब आउटलाइन लिखेंगे 10 मिनट्स में तो आपकी एक स्पीड बढ़ेगी, और फिर आप जब उसको रिप्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन में तो आपकी एक राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। ये कर लें। मोक देने की जरूरत मेरे ख्याल में इतनी नहीं होती कि आप मोक दें और उससे राइटिंग स्पीड बढ़े, ग्रिल करें अपने आप को और मेंटली एग्जॉस्ट हो। इस वजह से मैंने कभी मोक नहीं दिए थे, क्योंकि मेरा तो सिलेबस नहीं खत्म होता था। सीधी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने 2 महीने में तैयारी की है। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मेरे दिसंबर में सिलेबस खत्म था। मेरा तो फेब के अंदर जाके सिलेबस खत्म हुआ है। एग्जाम से 10 दिन पहले मैं यूएस हिस्ट्री के नोट्स फाइनल बना रहा था, शॉर्ट नोट्स। तो कैन यू इमेजिन, ये चीज हुई है हमारे साथ। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, ना किसी के अंदर जो आ जाता है वो उसने मेहनत की होती है और उसका एक ट्रैक होता है कि उसका टेम्परामेंट होता है, उसने क्या करना होता है। तो आप लोगों का टेम्परामेंट होना चाहिए कि आपने किस तरह जो है वो अपनी स्पीड को तेज करना है। एक कई ये प्रैक्टिस यूज कर लेते हैं, 10 मिनट्स राइटिंग प्रैक्टिस या 20 मिनट्स वट एवर इट इज। उससे उनकी एक आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग तेज हो जाती है, उनकी पेस तेज हो जाती है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉक्स देते हैं और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड स्पीड बढ़ती है। तो मेरी तो अपनी प्रेफरेंस यही थी कि मैं इसकी 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करूंगा। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने कोई भी पेपर किया, करंट अफेयर्स का हो जाए, पाकिस्तान अफेयर का हो जाए, और बाकी अपने कंपलसरीज की बात कर लें, इस्लामियात की बात कर लें, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। मैं पहले रफ वर्क पे एक सिंपल आउटलाइन बना लेता था किसी भी क्वेश्चन की, तो उससे फिर मेरा इंट्रोडक्शन रिफाइन हो जाता था और मुझे पता लगता था कि मैंने लिखना क्या है। जब मेरे पास एक रफ आउटलाइन होती थी एक क्वेश्चन की, तो ईजी हो जाता है कि आपने उस पर क्या बिल्ड करना है, ठीक है। आप एक मेंटली स्ट्रेस आपका खत्म हो जाता है ड्यूरिंग द अटेम्प्टिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, कि आपने अब लिखना क्या है, अब अगला पैराग्राफ क्या होगा। तो ये आपने एक आउटलाइन रफ मेकिंग प्रैक्टिस कर लिया करें। इसके साथ साथ 10 मिनट्स टाइमर लगाएं, इससे आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। और अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें चाहते हैं मॉक देना, तो मॉक एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड के जो है 3 3 महीने मॉक एग्जाम ही देते रहें। उसका कुछ को फायदा भी होता है और कुछ को नुकसान भी ये होता है कि वो इतना डर जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि एग्जाम में जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी जो है एक्सपर्टीज है। क्या आप विदाउट मोक्स एग्जाम में जा सकते हैं तो चले जाएं। अगर पेस का मसला है तो ये प्रैक्टिस करके पेस तेज हो जाएगी। अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन का मसला है तो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, एक मोक्स दोबारा मैंने आपका लेना है, ठीक है। तीसरा भी मैं ले लूंगा सबका, ठीक है, लेकिन वो बहुत टफ होगा तो कुछ ही स्टूडेंट्स देंगे। तो आप ये दो तीन एक दो मॉक्स दे देंगे मुझे दोबारा, उसमें आपको मिस्टेक्स आपकी पता लग जाएंगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल कि आपको जरूरत पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर माय साइड, फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू पेपर प्रेजेंटेशन। अब आपके क्वेश्चन हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। जी, समझ आ गई है चीजों की आपको। अब तो नहीं लगता किसी को डर के एग्जाम में जाके पेपर कैसे करेंगे आप।
नहीं लगना चाहिए। मैंने आपको अपनी एग्जांपल एक सुनाई थी मॉक्स की। चले मैं आपको एक मॉक्स की एग्जांपल सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। वो एग्जांपल ये थी कि मैंने जब 2018 में अपीयर हुआ सीएसएस में, तो उससे पहले मुझे भी आप लोगों की तरह डर लगता था कि पता नहीं पेपर कैसा होगा। तो मैंने उस डर को खत्म करने के लिए पीएमएस, जो कि तब सीएसएस के पेपर से पहले शेड्यूल था दिसंबर में, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। और अप्लाई वो किस तरह किया जा रहा है कि जी मैं जैसे अभी बैठा हूँ लैपटॉप के सामने, तब भी मैं लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और मैं अपनी ऐसे जो है वो देख रहा था, कोई तैयार कर रहा था। और मेरा दूसरा दोस्त लैपटॉप के ऊपर, दूसरे लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ था, और वो अपना जो था वो पीएमएस के अंदर अप्लाई कर चुका था। वो मुझसे पूछता है कि तूने अप्लाई करना है पीएमएस में? मैं कहा कर दो, ठीक है। तो मतलब मुझे कोई इतना पता नहीं था कि पीएमएस है क्या, ना मुझे सीएसएस का पता था तब कि भाई पीएस क्या होता है, पीएसपी क्या होती है। वो तो आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था। मैं कहा ठीक है पीएमएस कर दो भाई। मैंने कहा ये छोटी जॉब है, पंजाब में रहूंगा, बड़ा मजा नहीं आएगा ये वो ना। तो मैं पीएमएस नहीं पसंद करता था, तो मुझे क्या पता था पीएमएस में क्या होता है। तो मैंने कहा भाई ये तो कम है, सीएसएस ही बेस्ट जो है वो फील्ड है, तो मैं सीएसएस की तरफ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। अब वो कहता है कि जी ऑप्शनल्स कौन से चूज करने हैं। मैं कहा जो तूने चूज किए हैं वो कर दे। अब उसने मैथ्स कॉम चूज किया था, सोशल वर्क चूज किया था और पंजाबी किया था। उसने वो तीनों उसमें अटेम्प्ट कर उसने लिख दी। ठीक है। तो उसने जो फॉर्म था मेरा फॉर्म उसने फिल किया और उसने सबमिट कर दिया बैठे बैठे। अब जो है वो एग्जाम की जब आती है डेट शीट, और उससे कुछ दिन पहले पता लगता है कि जी एग्जाम्स आ गए हैं। मैं कहता हूँ वेरी गुड, एग्जाम आ गए हैं और सीएसए से पहले हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो मेरा एक मॉक हो जाएगा, एक रियल लाइफ प्रेशर आएगा कि एग्जाम देते कैसे हैं। ठीक है। तो पेपर देने गए हैं, ऐसे की सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की थी और प्रेसी की थी। पाकिस्तान अफेयर की कोई प्रैक्टिस नहीं की, इस्लामियात की नहीं की, ना किसी की। ऐसे और प्रेसी में चेक करवाता था और रेगुलरली करता था। तो सबसे पहला ऐसे जो मैंने था वो पीएमएस 2017-18 के एग्जाम में किया था। वो फर्स्ट फुल लेंथ ऐसे था, तब मुझे पता लगा वो ये तो पूरा ऐसे लिखना बहुत मुश्किल काम है। शुक्र है मैंने कोई ऐसे नहीं लिखा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा पेपर से निकल के कि अब मैंने डेली ऐसे लिखना है। वो मेरी सोच थी। और जैसे पीएमएस के एग्जाम खत्म होते हैं तो वो सोच भी खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद जब उसके बाद हमारा जीके का पेपर था, जनरल नॉलेज का, पीएमएस का सबसे मुश्किल पेपर होता है। और वो मेरा सबसे मुश्किल पेपर था कि मुझे नहीं आता जीके, अभी भी नहीं आता, डेट्स भूल जाता हूँ मैं, तो स्पेलिंग तक भूल जाता हूँ। आप पता नहीं क्या समझते हैं, मैं अफलातून हूँ, मुझे स्पेलिंग भी नहीं याद रहते। तो जीके का पेपर था और मैं जो है तुक्के लगा रहा हूँ यार, इसका ये ठीक है, मतलब गिन रहा हूं ना कि अच्छा पहले का ए लगाया, इसका डी लगाऊंगा। कुछ मुझे 42 आते थे। फिर बाकी मैंने कोई 20 गेस किए। तो जब वापस आके चेक किया तो ना एक दो नंबर से जो था ना, मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, तो मेरी कौन सी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरा पास हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा फेल हो ही गया है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द रिमेनिंग पेपर्स एंड फोकस ऑन माई सीएसएस। तो मैंने अगले 3 दिन छुट्टी होती है, मतलब कुछ इस तरह की एग्जाम की डेट शीट होती है। नेक्स्ट 3 days आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑप्शनल्स ऑफ पीएमएस। और जब पीएमएस में मेरे ऑप्शनल, पहला ऑप्शनल था जिस दिन, उस दिन उससे रात मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये तो अच्छा होगा अगर मैं दे आऊं जाके, मेरी एक ऐसे की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो 3 दिन में जाके ऐसे तो लिख लूंगा ना। तो ये एक मेरा माइंड सेट था। अगले दिन सोशल वर्क का पेपर था। आई डिड नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस और इवन द क्वेश्चन, मुझे ये भी नहीं पता था उसके अंदर 5 क्वेश्चन करने हैं ना पीएमएस के अंदर। तो जाके बस हम कर रहे और ऐसे लिख रहा होता था, मतलब हर आंसर जो था ना 10-10 पेजेस का जा रहा होता था। बस मेरी फोकस था कि मैंने स्पीड अपनी तेज करनी है। ठीक है। सोशल वर्क, मैथ्स कॉम और पंजाबी वो सबसे बुरा लगता है, वो भी सबसे घटिया बुरा तरीन पेपर था मेरा। अब रिजल्ट आता है तो उसमें पास हो जाता हूँ, तो मैंने कहता हूँ भाई इतना आसान है रिजल्ट में पास होना, तो पीएमएस बहुत हलवा है। फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे मैथ्स कॉम में 78 मार्क्स, सोशल वर्क में 68 मार्क्स, मतलब बड़े अच्छे नंबर आए। ठीक है। तो इससे जो था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कि आप एग्जाम में कैसे पास होते हैं, आप हो जाते हैं। इतना मसला नहीं होता, ना सर पे सवार करते हैं। जैसे मैंने पीएमएस के एग्जाम दिए तो आई हैड 1 मंथ, और उसमें मेरे दो ऑप्शंस रहते थे प्रिपेयर होने वाले। वन वाज क्रिमिनोलॉजी एंड द अदर वाज यूएस हिस्ट्री। आई प्रिपेयर्ड यूएस हिस्ट्री लॉन्ग अगो, मतलब शुरू मैंने यूएस हिस्ट्री से किया था, लेकिन वो कंप्लीट तैयार नहीं था, वो पेंडिंग था। मुझे याद भी नहीं था ना, मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे।
I prepare short notes in that period of time, 1 month. I practice only essay outlines and introduction, and then I appeared in CSS 2018 एग्जाम। तो ये जो थी वो मेरी जर्नी थी पहले मॉक की। अब आप सब मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपीयर होने जा रहे होंगे, तो आपके लिए सिंपल यही एडवाइस है कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कीप थिंग्स सिंपल एंड कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर 300 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट्स भी पास होते हैं तो यू वुड बी अमंग देम, ठीक है। ये आपका अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप पेपर में जाके जो है ना वो उसको पास कर सकेंगे। तो दिस इज माय सिंपल एडवाइस। नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। आप जिसका क्वेश्चन है वो काइंडली रेज करें हैंड। सबसे पहले आमना जी, आमना क्या अस्सलाम क्वेश्चन है वालेकुम आपका? सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया पेपर अटेम्प्टिंग वगैरह के उससे। मुझे आपसे एक ये क्वेश्चन था कि सर एमसीक्यूज़ हर सब्जेक्ट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो बुक होती है उसमें तो इतने सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसकी कोई आप स्ट्रैटेजी बता सकते हैं क्या करना चाहिए? अच्छा, एमसीक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया यहाँ पे। अब करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो करंट अफेयर्स के जो मैं एमसीक्यूज हैं वो आपको फरवरी में मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा लिस्ट, पीडीएफ लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि जी ये इस साल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, करंट हैपनिंग्स हैं। और कुछ मैंने आपको लेक्चर्स के साथ साथ पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि भाई ये डेट याद कर लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज इसी तरह तैयार होते हैं, इसमें कोई पास्ट पेपर के रिपीट नहीं होती। दूसरी चीज जो बाकी ऑप्शनल्स के हैं उसके आप ऑप्शनल्स के पाथ पेपर्स को अगर आप रिवाइज कर लें एमसीक्यूज के लिए तो आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। और एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बहुत एडिशनल 30-40 मार्क्स ऐड कर देते हैं अगर आपके तैयार होते हैं पूरे सब्जेक्ट्स के, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका इम्पैक्ट होता है आपकी ओवरऑल पोजीशन पे। तो ये मेरी इसमें सिंपल राय है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है सर, तो पास पेपर्स वुड बी इनफ मतलब? जी, बाकियों के ठीक पास है। होंगे, मतलब अदर ठीक है देन सर। योर ओन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी सब्जेक्टिव करते हुए भी आपको पता लग जाता है ना आपके ऑप्शनल ये जी डेट। जी। लेकिन एडिशनली पास्ट पेपर्स बिल्कुल किया करें सारे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अनदर आमना। अच्छा, वो सेम ही था। जी आयशा, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आयशा, आई कैन हियर यू। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे ना एक मतलब थोड़ा सा ना इसमें डिफिकल्टी आती है जब मैप ऐड करना हो ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कि कहाँ पे किस तरह की मतलब कि जब क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसमें मैप जो है ना वो मस्ट हमें ऐड करना चाहिए। अब देखें कोई पाक अफगान रिलेशन आ गया तो आप देखेंगे कि इसको मैप पे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंडो पैसिफिक वाला टॉपिक आ गया तो उस पर भी बनाया जा सकता है। अगर आ जाता है कि लेट से कि जी इसमें जो मैंने आपको करवाया था मिडिल ईस्ट वाला, तो मिडिल ईस्ट में मैप बनाया जा सकता है फिलिस्तीन वाले में। तो इन जगह पे जब आपको लगता है कि इनके मैप्स बनाए जा सकते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो तब आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक। अच्छा गाइस, गिव मी 5 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक, फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। आई हैव समवन आउटसाइड जिसको मैं एक साइन वगैरह करने हैं, फिर मैं आता हूँ। तो आई विल स्टार्ट अगेन आफ्टर 5 मिनट्स, मैं मैसेज इधर कर दूंगा, तब तक आप थोड़ा ब्रेक ले लें। अच्छा जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो अभी हमारी स्क्रूटनी चल रही है कुछ एसीपी की, उसमें आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम। तो मैं आपको मेंशन करूंगा व्हेन वी विल टेक अनदर क्लास ऑन पाक, सॉरी यूएस चाइना, हमने उसमें डिस्कस करना है। एंड देन वी विल आल्सो हैव अ क्लास टू डिस्कस इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो वी हैव दीज टू टॉपिक्स रिमेनिंग एंड वी विल हैव देम। आई विल टेल यू कि हम किस दिन करेंगे, बट नॉट टुमारो। कल मैंने पाकिस्तान अफेयर्स वालों के साथ पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही हो एंड you will reflect something which you have learned today in your papers during exam. So best wishes and we'll have another mock on this weekend. उसकी तैयारी कीजिएगा आप, मैं आपको टॉपिक्स आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं। ओके जी, दैट्स ऑल, थैंक यू, खुदा हाफिज।